नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट फर्स्ट या सब्जेक्ट मध्ये आपण ग्रॅव्हिटेशन या टॉपिक बद्दल माहिती घेतोय. आणि हा टॉपिकची माहिती घेत असताना आपण त्या ठिकाणी व्हेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या कन्सेप्ट बद्दलची माहिती याच्या अगोदर घेतलेली आहे. आज आपण त्या ठिकाणी मास अँड वेट याच्यामध्ये काय डिफरन्स येतो, डिफरन्स बिटवीन द मास अँड वेट, दॅट विल बी द डिस्कस इन दिस वन. आता तसं पाहता मास आणि वेट या संकल्पनांचा ज्या वेळेस आपण अभ्यास करतोय, दॅट विल बी ऑल्सो लर्न इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड. हे अगोदरच्या इयत्तांमध्ये त्या ठिकाणी आपण अभ्यास केले, तरी देखील इथं आपण थोडक्यात त्या ठिकाणी माहिती बघणार आहोत. What is the mass? Mass is nothing but the quantity of matter contained in any object. So suppose that chalk is the one of the object. It contains 100 molecules of calcium carbonate. So what we get here, mass of 100 molecule of calcium carbonate. म्हणजे यामध्ये किती मोलिक्यूल आहेत कॅल्शियम कार्बोनेटचे, तेवढं म्हणजे त्याचं काय झालं, मास. सो दॅट विल बी द मास. वी कॅन डिस्कस दॅट द वेट. वेटच्या बाबतीत ज्यावेळेस आपण केलं म्हणजे मास आपल्याला कळलं, एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये असलेल्या क्वांटिटी ऑफ मॅटरला आपण मास असं म्हणतो. वेट कुणाला म्हणणार, तर एखादी ऑब्जेक्ट अर्थकडे ज्या फोर्सने अट्रॅक्ट होते त्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनला आपण काय म्हणतो, वेट असं म्हणतो. सो द वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रॅक्ट्स अन ऑब्जेक्ट. अर्थ अट्रॅक्ट्स अन ऑब्जेक्ट म्हणजे जो फोर्स की ज्या फोर्समुळे, म्हणजे याच्यावर त्या ठिकाणी जर याचा वरती फोर्स 5 न्यूटन ऍक्ट होतोय तर 5 न्यूटन इज इट्स वेट. Newton is the one of the unit to represent the weight. So that means the 5 Newton is the weight by which it will be attracted towards the earth. की ज्याच्या साह्याने त्या ठिकाणी ती ऑब्जेक्ट कुणाकडे जाते, तर त्या अर्थकडे जाते. सो दॅट शुड बी अबाउट द वेट. हे सगळं वेटच्या डेफिनेशन बद्दल झालं. नेक्स्ट, मास रिमेन्स कॉन्स्टंट और सेम एव्हरीवेअर. मास, आता यामध्ये जर आपण म्हणतो 100 मोलिक्युल ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट, हा जर 100 मोलिक्युल ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट, हे काही चेंज नाही होणार. आता या ठिकाणी इन केस ऑफ द पुणे और इन केस ऑफ पोलार रिजन, समजा पोलार रिजन मध्ये याच्यामध्ये त्या ठिकाणी पोलार रिजन ऑफ अर्थ याच्यामध्ये याच्यावर ते असताना त्या ठिकाणी याच्यात 100 मोलिक्युल्स आहेत. आणि इक्वेटरला गेलो तिथेही ते तेवढेच असणार. इक्वेटरला सुद्धा त्या ठिकाणी 100 मोलिक्युल्स ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेटच याच्यामध्ये असतील. म्हणजे मास डज नॉट चेंज, इट विल बी सेम एव्हरीवेअर. कुठेही जा पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर तर त्या ठिकाणी काय होणार, याचा मास कॉन्स्टंट राहणार. पण वेटच्या बाबतीत असं होत नाही. वेट मस्ट बी चेंजेस प्लेस टू प्लेस. जागे परिस्थिती त्या ठिकाणी वेट हे काय होतं, चेंज होतं. पोलार रिजनला याच वेट या ठिकाणी जर विचार केला तर वेट म्हणजे काय, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. पोलार रिजनला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू असते 9.8, तर इक्वेटरला तीच असते 9.78. म्हणजे पोलार रिजनला या चोकचं जर वेट बघितलं तर ते जास्त असेल कुणापेक्षा, इक्वेटर पेक्षा. म्हणजे याचा अर्थ वेट मस्ट बी चेंजेस. वी ऑल्सो ऑब्झर्व दॅट द वेट ऑफ एनी ह्युमन बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज greater than the weight of that same person on the surface of moon. That will be the difference because of the gravity difference. म्हणजे weight must be changes but mass does not changes. That is the second concept. Third concept we have discussed that mass is always measured in case of kilogram. मास हे नेहमी कशामध्ये, किलोग्रॅम याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी. व्हॉट इज द युनिट ऑफ मास? युनिट ऑफ मास इज किलोग्रॅम. वेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन बिकॉज इट इज अ फोर्स. हा जर फोर्स आहे तर फोर्सचं युनिट काय, न्यूटन. न्यूटन जर हे याचं युनिट असेल तर वेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन. न्यूटन स्वरूपात असतं. इट इज अ स्केलार क्वांटिटी. ही सगळी काय आहे, स्केलार क्वांटिटी. मास डज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू एनी डायरेक्शन. एका डायरेक्शन मध्ये आपण त्या ठिकाणी जर त्याचं मेजरमेंट करतोय तर त्याच्यावर त्या ठिकाणी काही परिणाम होतोय. देयर इज नो नथिंग आपण that particle. There is no requirement to give the direction to measure this value. So that will be the scalar quantity. म्हणून याला आपण काय म्हणतो, scalar quantity. But weight is the vector quantity. Weight ही कशी आहे, vector quantity because it requires direction as well as magnitude to represent it.
याला रिप्रेझेंट करण्यासाठी त्या ठिकाणी डायरेक्शन आणि त्या ठिकाणी मॅग्निट्यूड दोन्ही व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपल्याला आवश्यक असतात, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो वेक्टर क्वांटिटी. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विच आर लर्न इन द 9th स्टँडर्ड ऑल्सो. हिअर नेक्स्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कॅन नेव्हर बी झिरो. म्हणजे कोणत्याही ऑब्जेक्टचं मास हे नेहमी कधीच त्या ठिकाणी काय होणार नाही, झिरो होणार नाही. बट वेट बिकम्स झिरो ऍट द सेंटर ऑफ अर्थ बिकॉज वेअर जी इज इक्वल टू झिरो. या ठिकाणी वेट काय होतं ऑब्जेक्टचं, झिरो होऊ शकतं कधी, त्या ठिकाणी सेंटर ऑफ अर्थला. ज्या ठिकाणी सेंटर ऑफ अर्थला आपण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काय म्हणतो, झिरो. म्हणजे त्या ठिकाणी झिरो इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट दॅट इज इक्वल टू झिरो. सो वेट बिकम्स झिरो बट मास डज नॉट बिकम्स झिरो. नथिंग झिरो एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोणत्या ऑब्जेक्टचं मास कधीही त्या ठिकाणी झिरो असू शकत नाही. दॅट मीन्स इव्हन स्मॉलर अँड स्मॉलर पार्टिकल so that have the certain mass. Electron have the mass, neutron have the mass, means there is smaller and smaller particles that have the mass. There is nothing zero, but that will be certain mass. Here it becomes zero whenever there is that particle, that object present at the center of earth, then its weight becomes zero. Next, there are the formulas to calculate the mass. So mass is equal to force upon acceleration. By using the Newton's second law, F is equal to mass into acceleration. So by using that formula, we have to predict that particular formula. M is equal to F upon A. And second, according to the definition of density, density is nothing but the mass per unit volume. So according to that, we have to say that mass is equal to product of density and volume of the substance. So that will be about the formulas for the mass, to calculate the mass. Next, for the weight is equal to mass into acceleration due to gravity. But we know that acceleration due to gravity on the surface of earth, what we get, gm upon r square. So we can put the value of g here. So what we get, the weight is equal to g, capital M into small m upon r square. This will the valuation, that is the about the difference between mass and weight. हे सगळं कशाबद्दल झालं, मास आणि वेट यांच्या डिफरन्स बद्दल. तर अशा प्रकारचा डिफरन्स त्या ठिकाणी आस्किंग फॉर द 2 मार्क्स, 2 मार्कासाठी तुम्हाला किंवा 3 मार्कासाठी विचारलं तर तुम्हाला हे सगळे पॉइंट्स तिथे रिकव्हर करता यायला पाहिजे. सो दॅट इज अबाउट द मास अँड वेट. नेक्स्ट कन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, या टॉपिक मधला पुढचा कन्सेप्ट त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतो, दॅट शुड बी द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज. आता ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज कशाला म्हटलं जातं, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येतं. व्हॉट इज द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह, दॅट विल बी द, जर त्या ठिकाणी आपण विचार केला, इफ वन ऑब्जेक्ट कॅन कोलाइड्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, देन कोलाइड्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट. म्हणजे एक ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला दुसऱ्या ऑब्जेक्टवर काय होते, कोलाइड होताना दिसते. आता कोलाइड झाली म्हणजे त्याच्यात त्या ठिकाणी व्हायब्रेशन, म्हणजेच त्या दोघांचे जे मास आहे ते मास एकमेकांवर आदळलं म्हणजे त्यांच्याकडे असलेली एनर्जी ते एकमेकांना काय करतायत, देतायत, किंवा त्याच्यात ते एकत्रित येऊन त्याच्यातून जी काही एनर्जी रिलीज होते त्याला आपण त्या ठिकाणी, ती जी एनर्जी रिलीजिंग आहे यालाच आपण त्या ठिकाणी वेव्ह असं म्हणतो. सो दॅट शुड बी अबाउट द डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस एनी मटेरियल दॅट विल प्रोड्यूसेस, दॅट इज कॉल्ड एज अ वेव्ह. त्याला आपण वेव्ह असं म्हणतो. कशासाठी डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस झाला, तर त्या ठिकाणी टू ट्रान्सफर द एनर्जी काय होते, ट्रान्सफर होते. म्हणजे ज्यावेळेस आपण विचार करतो एखाद्या स्टील वॉटर सरफेसवर आपण काय करतो, एक स्टोन पोर करतो, व्हॉट वी गेट हियर, द रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द वॉटर, मीन्स दॅट there is the energy transferred by that stone to the water surface or water molecule. The water molecule must be fluctuated, means there is the energy transformation, means the wave is nothing but the transfer of energy असते. मग अशा प्रकारच्या वेव्हच्या बाबतीत ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस वेव्ह चे टाइप काय, देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ वेव्ह. So most popular waves are the electromagnetic waves. There are the certain X-rays, light waves are electromagnetic waves, microwaves. These all are the responsible to know about that particular information about universe. Universe ची information मध्ये या ठिकाणी आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ने त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला मदत केली. आता अशा प्रकारचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स जशा त्या ठिकाणी आहेत त्यामध्ये जसं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये एक्सरे वगैरे आहेत तसंच त्या ठिकाणी आणखी प्रकारची वेव्ह आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह. त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह.
आता ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह काय आहे? ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह म्हणजे काय? तर डिस्टर्बन्स इन द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाईप स्पेस मध्ये त्या ठिकाणी काय झालंय, जो कर्वेचर आहे त्या कर्वेचर मध्ये काय झालं, डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस केला, की जो कशामध्ये जनरेटेड बाय अन एक्सेलरेटेड मासेस, की जेणेकरून काय झाले, दोन मासेस तर दोनपेक्षा जास्त मासेस जे ऍक्सेलरेट आहेत, मुव्हेबल आहेत, अशा मुव्हेबल मासेसमुळे जर स्पेस टाइम मध्ये काय डेव्हलप होतोय, त्या ठिकाणी डिस्टर्बन्स डेव्हलप होतोय, आणि तो डिस्टर्बन्स दॅट प्रोपोगेट अ वेव्ह ॲज अ वेव्ह आउटवर्ड फ्रॉम देअर सोर्स पासून तो काय होतो, वेव्हच्या स्वरूपात बाहेर पडतो ऍट द स्पीड ऑफ लाईट. किती वेगानं? तर स्पीड ऑफ लाईटच्या वेगानं त्या ठिकाणी तो बाहेर पडतो, पडल्याचं ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह, त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह असं म्हणतो. आता अशा ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या बाबतीत ज्यावेळेस आपण विचार करतो, म्हणजे दोन ग्रह असतील, दोन तारे असतील, एकमेकांवर आदळले, त्याच्यातून त्याच्या स्फोटातून ज्या वेव्ह किंवा जी काही एनर्जी बाहेर पडली, ती एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह मध्ये पसरते, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह. आता याच ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या बाबतीत जर विचार केला तर आइन्स्टाईननं पहिले प्रिडिक्शन याच्या एक्झिस्टन्स बद्दल दिले. आइन्स्टाईन इज द वन ऑफ द सायंटिस्ट हू गिव्ह द फर्स्ट prediction about the existence of gravitational wave in that was 1916 मध्ये त्या ठिकाणी हे प्रिडिक्शन दिलं. द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, म्हणजे या ठिकाणी अशा प्रकारच्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह जे आहेत हे काय आहेत, तर एक ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल रेडिएशन लाईक एज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह सारखंच काय आहे, तर त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल रेडिएशनचं ट्रान्सफर करणाऱ्या वेव्हज आहेत. दीज वेव्हज आर व्हेरी वीक. या वेव्हज अतिशय वीक असतात अँड इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट देम, आणि अतिशय अवघड आहे त्याचं डिटेक्शन करणं. मग या ठिकाणी इन 215 दॅट मीन्स 2015 म्हणजे 2015 ला त्या ठिकाणी सायंटिस्ट डिटेक्टेड द ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम बाय युजिंग द लिगो. लिगो याचा अर्थ काय, लेझर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्झर्वेटरी. आता या ठिकाणी अशा प्रकारचा लिगो म्हणजे ही टेक्निक यूज केलं, आणि पहिल्यांदा त्या ठिकाणी या युनिव्हर्स मध्ये ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हज त्या ठिकाणी 2015 ला 2015 ला डिटेक्ट करण्याचं काम किंवा कार्य या लिगो मध्ये शक्य झालं. सो दॅट शुड बी ऑल्सो वन ऑफ. आणि अशा डिटेक्शन मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी एक नवीन मार्ग सापडतो युनिव्हर्सच्या त्या ठिकाणी माहिती मिळवण्याचं, ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द युनिव्हर्स. अशा प्रकारच्या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह. आता ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हचा आणखी तुम्हाला जास्त क्लिअरिटी करायचं असेल तर पुढचा व्हिडिओ तुम्ही बघा, तुम्हाला त्यातून त्या ठिकाणी कळेल की ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह कशा प्रकारचे असतात. साल था 1915 का जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की. इसमें उन्होंने 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट के जरिए बताया कि ग्रेविटी असल में क्या है और ये कैसे काम करता है. उनका मानना था कि हर तरह का मास स्पेस टाइम फैब्रिक को डिस्टॉर्ट करता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो वो स्पेस टाइम को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, और अगर उसका मास कम होगा तो वो स्पेस टाइम को कम डिस्टॉर्ट करेगा. इससे होगा ये कि कम मास वाले ऑब्जेक्ट बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट की ओर खींचने लगेंगे. इसी खिंचाव को हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं. अगर आप अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे एक चादर और उस पे रखे बॉल्स के उदाहरण से समझते हैं. इससे पहले कि मैं इसे समझाना शुरू करूं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि चादर और बॉल का उदाहरण पूरी तरह से स्पेस टाइम के बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होता है और चादर 2 डायमेंशनल. पर स्पेस टाइम के बिहेवियर को आसानी से समझने के लिए ये उदाहरण बेस्ट माना जाता है. मान लीजिए आपके पास एक चादर है. क्या होगा जब आप एक बड़ा बॉल उस पर रख दें? वो बॉल चादर को थोड़ा अंदर की ओर धंसा देगा. अब अगर 2 छोटे आकार के बॉल भी उस चादर पर रख दें तो आप देखेंगे कि उन दोनों बॉल्स ने भी चादर को थोड़ा अंदर की ओर धंसा दिया है. पर चूंकि बड़े बॉल ने चादर को अंदर की ओर ज्यादा धंसाया है, दोनों छोटे बॉल उस बड़े बॉल द्वारा क्रिएट किए गए गड्ढे के कारण उसकी ओर खींचने लगेंगे. इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं. कहने का मतलब ये है कि बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल स्पेस टाइम को ज्यादा डिस्टॉर्ट करते हैं छोटे मास वाले ऑब्जेक्ट्स की तुलना में, जैसे कि ग्रह या उपग्रह. ऐसे में कोई बड़े मास वाला ऑब्जेक्ट
अगर अपने जगह से मूव करने लगे तो स्पेस टाइम में रिपल बनने लगते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि एक तालाब या नदी में जब स्टीमर चलता है तो पानी में रिपल्स बन जाते हैं। स्पेस टाइम में बनने वाले इन्हीं रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये तो हुआ ग्रेविटेशनल वेव्स का इंट्रोडक्शन। आइए जानते हैं कि असल में ये कैसे पैदा होते हैं। जब दो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल नजदीक होते हैं तो सबसे पहले वो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। जब वो एक दूसरे का चक्कर लगाना शुरू करते हैं स्पेस टाइम में रिपल्स बनने शुरू हो जाते हैं, पर जब वो आपस में मर्ज होकर दो से एक बनते हैं उस समय काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। उदाहरण के तौर पर जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराकर एक बनते हैं उस समय मात्र कुछ सेकंड में ही इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है जितनी पूरे ब्रह्मांड के तारों की एनर्जी को मिलाकर भी एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती। इस समय स्पेस टाइम में जो रिपल्स बनते हैं वो सबसे ताकतवर होते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स या तो अपने जगह से मूव करते हैं या फिर आपस में टकराते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स लाइट की रफ्तार से ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कैसे किया गया। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर यह प्रेडिक्ट किया कि दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स जब नजदीक होंगे तो वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, जिससे उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी और ग्रेविटेशनल वेव उत्पन्न होगा। पर साल 1974 में पहले तक ये मात्र एक थ्योरी ही बना रहा क्योंकि इसे टेस्ट करने का कोई जरिया हमारे पास नहीं था। पर साल 1974 में दो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बाइनरी पल्सर की खोज की जिसमें दो एक्सट्रीमली डेंस और हैवी स्टार्स एक दूसरे का चक्कर लगा रहे थे। ये एक परफेक्ट सिस्टम था आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल वेव की थ्योरी को टेस्ट करने का। अगर गुजरते समय के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जाती तो ये साबित हो जाता कि आइंस्टाइन सही थे। उस बाइनरी सिस्टम को 40 सालों तक लगातार ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया गया कि दोनों स्टार सचमुच में एक दूसरे के नजदीक आते जा रहे थे, यानी कि आइंस्टाइन सही थे। इसका मतलब ये भी था कि वो स्टार्स ग्रेविटेशनल वेव्स भी जनरेट कर रहे थे, पर साल 2015 से पहले तक उन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए। दिन था 14 सितंबर 2015 का जब लीगो ने पहली बार स्पेस टाइम में आए डिस्टॉर्शन को डिटेक्ट किया। यह डिस्टॉर्शन पृथ्वी से 1.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद दो ब्लैक होल्स के आपस में टकराने के कारण हुआ था। यह पहला मौका था जब ग्रेविटेशनल वेव को सीधे तौर पर डिटेक्ट किया गया था। इसके बाद से अब तक ग्रेविटेशनल वेव्स को 2 बार और डिटेक्ट किया जा चुका है और आगे भी इन्हें डिटेक्ट किया जाता रहेगा। चूंकि ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस टाइम में बने रिपल्स ही होते हैं, अगर पृथ्वी के नजदीक इनके जनरेशन का कोई सोर्स होता तो इनके प्रभाव से पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिट गया होता, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव्स हमसे इतनी ज्यादा दूर से आते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उनका इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि वो पृथ्वी को केवल एक एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस से 1000 गुना छोटे लेवल पर इफेक्ट कर पाते हैं। यही कारण है कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स के इफेक्ट को महसूस नहीं कर पाते। अब अगला सवाल आता है कि जब ग्रेविटेशनल वेव्स हमें इतने छोटे लेवल पर इफेक्ट करते हैं तो लीगो के जरिए हमने इन्हें डिटेक्ट कैसे किया। चलिए जानते हैं कि लीगो क्या है और ये कैसे काम करता है। लीगो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है। अगर टेक्निकल टर्म में कहूं तो ये एक इंटरफेरोमीटर है। ये कुछ इस तरह से काम करता है। सेंट्रल बिल्डिंग से एक लेजर बीम फायर किया जाता है जो बेस में स्प्लिट होकर दो लंबे परपेंडिकुलर ट्यूब्स में चला जाता है। इन दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है और इनके एंड में एक मिरर लगा होता है। जब लेजर बीम उन मिरर से टकराकर वापस बेस पे मिलते हैं तो लाइट वेव्स कुछ इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस कारण पीछे मौजूद फोटो डिटेक्टर पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता, यानी कि नॉर्मली लीगो में मौजूद फोटो डिटेक्टर्स कुछ भी डिटेक्ट नहीं करते। पर जब ग्रेविटेशनल वेव पृथ्वी पर आता है तो वो स्पेस को डिस्टॉर्ट करता है, जिसके कारण दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई में कुछ समय के लिए लगातार अंतर आता रहता है। कभी पहला ट्यूब थोड़ा लंबा हो जाता है और दूसरा छोटा, तो कभी दूसरा ट्यूब थोड़ा लंबा हो जाता है और पहला थोड़ा छोटा। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक ग्रेविटेशनल वेव्स पृथ्वी से पास होकर इससे आगे नहीं निकल जाते। लीगो के इंस्ट्रूमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स में अगर एक प्रोटॉन के 1000वें भाग जितना भी अंतर आए तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। दोनों परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई में बदलाव आ जाने की वजह से होता यह है कि लाइट वेव्स के अलाइनमेंट अब
पहले जैसे नहीं रहते, यानी कि अब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाते, जिसके कारण फोटो डिटेक्टर्स के पास अब कुछ लाइट पहुंच जाती है और वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। इन लाइट्स की इंटेंसिटी परपेंडिकुलर ट्यूब्स की लंबाई में आए अंतर के ऊपर डिपेंड करती है। इस इंटेंसिटी को मेजर करने का मतलब होता है ग्रेविटेशनल वेव को मेजर करना। इस तरह हम ग्रेविटेशनल वेव को मेजर कर लेते हैं। LIGO जिन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है, वो ऐसे इवेंट से पैदा होंगे जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई हो, जैसे कि दो ब्लैक होल्स के बीच का टक्कर, स्टार्स के एक्सप्लोजन और यहाँ तक कि खुद ब्रह्मांड का जन्म। यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन कर हम ब्रह्मांड के बारे में काफी नई बातें जान सकते हैं। अभी तक हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने के लिए केवल विजिबल लाइट, एक्स-रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स इत्यादि का उपयोग करते आए हैं, पर पिछले कुछ समय से हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि न्यूट्रिनोज का भी इस्तेमाल इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए करने लगे हैं। ऐसे में ग्रेविटेशनल वेव्स एक बेहद ही अनोखी डिस्कवरी साबित हो सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होते, बल्कि एक पूरी तरह अलग फेनोमेनन है जो हमें न सिर्फ ग्रेविटी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें ब्लैक होल्स तथा इस ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे अन्य पिंडों के व्यवहार के बारे में भी बता सकते हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह बद्दलची माहिती त्या ठिकाणी आपण व्यवस्थित ऐकलेली असेल आणि त्यामुळे त्या माध्यमातून तुम्हाला ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या बद्दल आणखी क्लिअरिटी आलेली असेल. तर अशा ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह आर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द युनिवर्स अँड देअर आर द सर्टन research in the about the universe that will be done with the help of gravitational wave. ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या सहाय्याने आपल्याला त्या ठिकाणी तो रिसर्च किंवा युनिव्हर्सच्या बद्दल काही रिसर्च करता येऊ शकतो. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह तसंच मास आणि वेट याच्याबद्दलच्या संकल्पना क्लिअर झालेल्या असतील. आता याच्या पुढचा पार्ट आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तत्पूर्वी धन्यवाद.